हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं अपनी अगली वीडियोस में 9th, 10th, 11th, 12th और के वीडियोस लेक्चर शूट करने वाला हूँ, जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस होंगे, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे और साथ साथ में हम जो कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग्स में हम लोग डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात करते हैं जब 10th क्लास की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं आईटी जेई के लिए, तो जेई के सॉल्यूशंस हम लोग सोल्व करेंगे। तो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर रहेगा। पहले मेरा जो सीक्वेंसली होगा क्या कि पहले कुछ वीडियो लेक्चर्स में हम फंडामेंटल, बैकग्राउंड और पूरे कॉन्सेप्ट जानेंगे कि इस टॉपिक के पीछे का पूरी थ्योरी क्या है, पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, और वो पूरा कॉन्सेप्ट जानने के बाद उसके बाद उससे प्रॉब्लम्स किस तरह बनाएंगे और वो प्रॉब्लम से कैसे पहचानेंगे कि इसमें ये थ्योरी अप्लाई हो रही है कि या फिर ये इसके पीछे जो है ना ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को सीखनी है, सीक्वेंसली सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप आगे बढ़ने से पहले इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जनरली होता क्या है कि लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को देख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा क्रेडिट तो जो बनाता है उसको जाना चाहिए। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोग वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा पर्सनली, डाउनलोड मत करिए, एटलीस्ट कुछ दिन तक मत करिए, डाउनलोड करके मत देखिए। थोड़ा सा यूट्यूब पे यूट्यूबर को भी क्रेडिट दीजिए और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि जो यूट्यूबर है, जो आपका गाइड है, जो आपका टीचर है, जो आपके लिए फ्री टाइम निकाल के वीडियो शूट कर रहा है, जो आपकी चीज़ों को आसान करने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है और एक टाइम अपना दे रहा है, तो उसको इतना तो क्रेडिट बनता है कि आप उसको कमेंट करें, सजेस्ट करें और उसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में। नाउ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इनटू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये सही नाम है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ये हमारा एक 10th क्लास का चैप्टर है। तो सबसे पहले इस चैप्टर की पूरी थ्योरी हम लोग जानेंगे और पूरी थ्योरी जानने के बाद उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे कि इसके बेस्ड हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सोल्व करें। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात करें तो पेयर से आता है कि जोड़ा होना चाहिए भाई, और लीनियर से आता है लीनियर इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं सिंगल लीनियर इक्वेशन की बात करूं तो उसका जनरल फॉर्मेट होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अगर मैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करूं तो मेरा जनरल फॉर्मेट रहता है ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, और जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ, व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो मैं कहता हूँ कि x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, जब मैं इसके सॉल्यूशन की बात करता हूँ कि व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मुझे क्या चाहिए कि x की कोई एक वैल्यू चाहिए। ठीक है, जिसके कॉरेस्पॉन्ड में y की वैल्यू निकालूंगा। x की कोई भी एक वैल्यू चाहिए, ठीक है, t1, जिसके कॉरेस्पॉन्ड में y की वैल्यू निकाल दूँ कोई t2। ठीक, तो ये t1 t2 जो है x की वैल्यू देने के बाद जो y की वैल्यू मिलेगी वो इसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो वो जो x और y की जो वैल्यू मिलेगी ना, वो सॉल्यूशन मिलेगा आपको इस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फॉर दिस लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, सिंगल लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल के। अब ये जब तक ये सिंगल है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल आदमी को भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, दिक्कत होती है जब वो डबल होता है, उसके बाद लड़ाई होती है। ठीक है, तो जब तक सिंगल है तो उसके पास सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। अब वो जो भी करे वही सॉल्यूशन है उसके पास, उसने कुछ भी सोचा मुझे ये काम करना है दैट्स इट। ठीक है, अब जब डबल हो गया, पेयर हो गया,
अब आप लोग समझ रहे हैं कि पेयर का मतलब क्या होता है। अब अगर ये डबल हो गया A1 B1 C1 A2X B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। नाउ ये अब एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया इन टू वेरिएबल। अब भैया दोनों की डिपेंडेंसी पे काम चलेगा। जब दोनों एग्री करेंगे किसी भी बात के लिए तभी बात होगी, अदरवाइज नहीं है तो लड़ाई ही रहेगी। अब ये दोनों लाइन, जाहिर सी बात है हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही अंडरस्टूड है कि ये लाइन है, ये दोनों लाइन है, ठीक है। ये दोनों लाइन तीन तरह के बिहेव करेंगी। क्या करेंगी? या तो ये आपस में कभी बात नहीं करेंगी, ठीक है, या तो ये आपस में कभी बात नहीं करेंगे, ना ही मिलेंगे ना ही जुलेंगे। ये तो कर सकते हैं ना दो आदमी बिहेव, है ना भाई, ये तो कभी नहीं मिलेंगे। या किसी एक दिन मिल ही जाएंगे, ठीक है, या फिर हर पॉइंट पे मिलते ही रहेंगे भाई, हर पॉइंट पे मिलते ही रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि इस केस की, तो यहाँ तो भैया लड़ाई ही लड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? लड़ाई ही लड़ाई है, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे से रूठी हुई लाइन है। तो इनको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरेलल, ठीक है, पैरेलल लाइंस। ये दो लाइन ये तो पैरेलल हो सकती हैं, या फिर कोई एक झुक जाए। अगर मैं पैरेलल लाइंस की बात करूं और मैं देखूं कि जब दो आदमी अपनी रियल लाइफ में बात करते हैं, जब दो आदमी पैरेलल चल रहे होते हैं, वो भी अपनी लाइन में वो भी अपनी लाइन में, और दूसरे के एक सुनना नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल चले, वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। और जब वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते तो कभी उनके पास में किसी भी चीज़ को लेके सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि दो दोस्तों में लड़ाई होती है, तो दोनों दोस्त अपनी जगह के अपनी बात को कह रहे हैं कि ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, तू भी ठीक है, और लड़ाई झुकी तू है। तो वो लड़ाई ऐसे चलती रहेगी जब तक कि किसी एक को झुकना ना पड़े। तो ये पैरेलल लाइंस का यही मसला है, ये लाइन पैरेलली चलती रहेंगी और कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा इसमें, नो। जब हम सोल्यूशंस की बात करेंगे, नो सोल्यूशंस, ठीक है। और जब एक लाइन दूसरी लाइन को झुक जाए या दोनों ही झुक जाए, तो फिर आगे जाके किसी न किसी एक पॉइंट पे वो कट करने लगी, तो इनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगी, इनके पास सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन रखेंगे, ठीक है। या फिर दूसरा तो ये बिहेवियर हो गया। तीसरा क्या हो सकता है कि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट करें, एक दूसरे के ऊपर ही पड़ी रहें, है ना, हर एक पॉइंट पे मीट करें। ये तो वही बात होगी, कहने लगे जी ठीक है, जैसे तुम चाह रहे ऐसा ही होगा, है ना, जैसे तुम चाह रहे ऐसा ही होगा। दोनों ही करें हाँ ठीक है ठीक है, कोई भी मसला खड़ा हुआ हाँ भाई ठीक है, मतलब उसमें ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोनों के कैंडिडेट ये चाह रहे हैं कि हर पॉइंट पे सहमत हैं, तो उनके पास तो भैया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है, कभी लड़ाई होगी नहीं, हर पॉइंट पे सोल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें इस केस में भी सोल्यूशन होगा। और इन तीन केस से अलावा कभी भी इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में कोई और चौथा केस नहीं बनेगा। यही तीन केस बनेंगे कि दो लाइन या तो पैरेलल चलेंगी, कभी नहीं मिलेगी, या किसी एक पॉइंट पे आगे मिल जाएंगी, ये सारे पॉइंट से मिलेंगी। अब सवाल ये उठता है कि साहब ये तो आपने ज्योमेट्रिकली बता दिया, ठीक है, लेकिन हमें तो मैथमेटिकली सीखना है, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स भी करना है, तो मैथमेटिकली इसको किस तरीके से हम डील करेंगे। हमने कहा कि ठीक है, आपके पास जनरल फॉर्मेट दिया हुआ है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ये जनरल फॉर्मेट है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 आर द कांस्टेंट, ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो जब पैरेलल लाइंस हम बताएं इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, तो हम क्या कहेंगे कि A1 अपॉन A2 बराबर हो जाए B1 अपॉन B2 के, और बराबर ना हो C1 अपॉन C2 के, इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये मैथमेटिकली बताएंगे कि भाई साहब ऐसा सिर्फ पैरेलल लाइन कर सकती है। अगर लाइंस पैरेलल है तो A1 अपॉन A2 कोफिशिएंट की वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी B1 अपॉन B2 के, और वो इक्वल नहीं होगी C1 अपॉन C2 के। तो ये तो बताएगा क्या ये पैरेलल लाइंस हैं। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस मैथमेटिकली कैसे बताएं कि A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू हो जाए B1 अपॉन B2 के।
इज़ नॉट इक्वल्स टू हो जाए b1/b2 के, तो ये आपकी पैरेलल लाइन्स की कहानी है, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन की कहानी है कि जो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी वो इस तरह का बिहेव करेगी। और जाहिर सी बात है वो कितने पॉइंट पे कट कर रही है भाई साहब दोनों, ये इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और तो इसके पास एक ही सॉल्यूशन होगा, इसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। क्या बोलेंगे इस केस में? यूनिक सॉल्यूशन होगा इसके पास, सॉल्यूशन तो होगा लेकिन वो एक ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइंस के पास। बात करते हैं कोइंसिडेंट लाइन की, इनको कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। तो इनके पास हर पॉइंट पे सॉल्यूशन होता है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं इसके पास। क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। अब मैथमेटिकली इसको कैसे बताएंगे कि a1/a2 बराबर हो जाए b1/b2 के और बराबर हो जाए c1/c2 के, ये कंडीशन इसमें मैथमेटिकली होल्ड करनी चाहिए। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की ये कहानी थी हमारे पास। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कि उसकी जनरल इक्वेशन ये होती है। अब वो तीन तरह का बिहेव करेंगी, तो पैरेलल्स होंगी या इंटरसेक्टिंग होगी, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी या वो हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी। तो पैरेलल होगी, तो पैरेलल होने मैथमेटिकली हमारे पास क्या है? ये कंडीशन है, ये इंटरसेक्टिंग के लिए ये कंडीशन है और कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि साहब अगर सॉल्यूशन है, ठीक है, पहली बात मैं बीच में एक छोटी सी बात और कह देता हूँ, अगर सॉल्यूशन है तो वो पेयर ऑफ लाइन का जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट। अगर मैं इन दोनों सिस्टम की बात करूँ, ये कोइंसिडेंट लाइन्स हैं और ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो इन दोनों केस में सॉल्यूशन है हमारे पास। और अगर सॉल्यूशन है, इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, उस केस में यूनिक सॉल्यूशन है, तो ये सॉल्यूशन तो है, तो इसको कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम। ये सिस्टम आपका कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो जहां भी कंसिस्टेंसी की बात आ गई तो इसका मतलब आपके पास सॉल्यूशंस हैं इनटू वेरिएबल, और आगे चाहे तो आगे इनटू वेरिएबल्स। ठीक, तो जब कंसिस्टेंसी की बात आ गई यानी कि उनके पास सॉल्यूशंस है, आइदर इट इज यूनिक और इनफाइनाइट इन नंबर्स। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा, जिसमें आपकी लाइंस क्या होगी? पैरेलल्स होंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। ठीक, इसके बाद सवाल ये उठता है कि साहब चलिए इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं साथ साथ में, है ना, कि फॉर एग्जाम्पल एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे दिया 2x + 3y + 4 = 0 और 2x - 3y + 6 = 0। सेकेंड क्वेश्चन ले लिया, x + 9y, ये रब कर दें, x + 9y + 6 = 0 और 2x - y + 3 = 0। और एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं, x 2x + y + 3 = 0 और 4x + 2y + 6 = 0। एक और ले लेते हैं, x या 4x कर लो, 4x + 2y + 3 = 0 और 2x + y - 3 = 0। तो इन चार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया हुआ है
इन चारों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको जानना है कि ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा या इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करेगा या फिर ये आपका कोइंसिडेंट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि ये भी बता सकते हैं कि इसके पास सॉल्यूशन होगा नहीं होगा, ये वाला सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। बहुत छोटी सी चीज़ है, बस एक थ्योरी आपको ये याद रखनी है कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है, अब नाउ व्हाट अबाउट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट अबाउट a1 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू क्या आपके पास 3 है और c1 की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। व्हाट अबाउट a2 की वैल्यू आपके पास 2 है, b2 की वैल्यू आपके पास -3 है और c2 की वैल्यू आपके पास क्या है 6। तो चलिए अपनी कंडीशन चेक करते हैं, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2। तो अगर इस कंडीशन को ही चेक करें तो यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 2 1 जा 2, ये आपका आ गया 1 और 3 1 जा 1, ये आ गया -1। तो 1 इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई आपके पास कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो ये किस तरह की लाइन होगी आपके पास, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, किस तरह की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। बहुत सिंपल है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी यानी कि सॉल्यूशन कैसा होगा, इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ये पूछे कि सिस्टम कैसा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है भाई। ठीक है, कैसी है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं। तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बहुत आसान है अपने आप में, ये काम करना कुछ मुश्किल काम नहीं है। जैसे कि मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करता हूँ। तो व्हाट अबाउट a1 एक्स का ऑप्शन क्या है 1 है, a1 a2 तो यानी कि 1/2, a1 अपॉन a2 कितना हो गया 1/2 और b1 अपॉन b2 कितना हो गया 9 अपॉन -1। ऑब्वियसली ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी। ठीक है, और कैसा सॉल्यूशन रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा। बहुत अच्छे, अब हम आगे बढ़ते हैं, इस वाले सिस्टम के पास चलते हैं। व्हाट अबाउट दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो a1 अपॉन a2 कितना हो गया आपके पास 2/4, b1 अपॉन b2 कितना हो गया 1/2, c1 अपॉन c2 कितना हो गया 3/6। तो ये क्या आ गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। व्हाट अबाउट दिस, तो ये क्या हो गया a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब ये क्या हो गया कि आपका सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं और कितने सॉल्यूशन होंगे इसके पास, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो आंख बीच के बता देंगे, बस आपको ये वाली जो कंडीशंस है आपको चेक करानी है। ये कंडीशन आपको चेक करनी कि a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है या नहीं। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इसके पास क्या होगा भैया, इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, इस सिस्टम की बात करते हैं। व्हाट अबाउट दिस सिस्टम 4/2 यानी कि a1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 2 है और b1 की वैल्यू 2 है, c1 की वैल्यू कितनी है 1 और सॉरी b2 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है 3 और c2 की वैल्यू है -3। तो व्हाट अबाउट दिस, ये हो गया आपके पास 2 और ये भी 2, तो ये तो बराबर हो गया, यानी कि a1 अपॉन a2 तो भी बराबर है, बट ये क्या हो गया -1 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। भाई a1 अपॉन e2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, बट इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई। ये लाइंस, ये वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल लाइंस को। अब पैरेलल लाइंस है यानी कि पैरेलल लाइंस होने के चलते क्या इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, दिस सिस्टम हैज़ नो सॉल्यूशन। और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा तो सिस्टम कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें थी, ये थ्योरी थी बिहाइंड द चैप्टर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल।
अब इसमें सवाल उठता है कि साहब आपने ये तो बता दिया इसके पास सॉल्यूशन है या नहीं है, अब ये कैसे बताएंगे अगर सॉल्यूशन है तो वो क्या है ना। अब सवाल ये उठता है कि आपने सॉल्यूशन बता दिया कि है या नहीं है, अब सॉल्यूशन है तो निकालिए। तो सॉल्यूशन निकालने के जो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं वो देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं हमारे पास? 3 मेथड हैं। देयर आर 3 मेथड्स। नंबर 1, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये 3 मेथड है, क्योंकि जाहिर सी बात है सवाल उठना बहुत ऑब्वियस है कि भाई साहब अगर आपके पास सॉल्यूशन है तो निकालिए क्या सॉल्यूशन है बताइए। जाहिर सी बात है 2 लोगों में लड़ाई होती है तो क्या होता है, वो कहते हैं कि नहीं हम एग्री कर जाएंगे किसी एक पॉइंट पे, हमारे पास एक सॉल्यूशन है। ये कोई भी एक कहेगा मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो तीसरा आदमी तुरंत बोलेगा भाई क्या सॉल्यूशन है बता, सॉल्यूशन बताओ क्या है। तो कहेंगे नहीं मेरे पे एक नहीं बल्कि 3-4 मेथड हैं, उससे भी ज़्यादा मेथड है, उससे भी ज़्यादा सॉल्यूशन है मेरे पास। बोले कि अच्छा मेथड कौन से, किस तरीके से करना है। कहना भाई एक तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर दूंगा, दूसरा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन बता दूंगा, तीसरा मैं बता दूंगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेम आएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, सेम होगा। तो ठीक है कहना, तो इससे पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम कंडीशन चेक कर लेंगे। कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा उसमें कंडीशन चेक कर लेंगे कि इसके पास सॉल्यूशन है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि आप बिना कंडीशन के आगे बढ़ जाओ, सॉल्यूशन उसके पास है नहीं और उसे चेक करे जा रहे कि साहब सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल रहा है ना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन चेक कर लेंगे कि है या नहीं। क्या कह रहा हूँ मैं कि आपने बिना कंडीशंस के आगे बढ़ गए कि पता चलो उसके पास सॉल्यूशन नहीं है और आप उसमें लगे जा रहे कि साहब सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा। जब सॉल्यूशन नहीं है तो आएगा कहाँ से, है ना। तो सबसे पहले ये चेक कर लें कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं है, सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे कि हमने चेक किया, हम चेक कर चुके हैं कि इस सिस्टम में हमारे पास सॉल्यूशन है ना, इस सिस्टम में हमारे पास सॉल्यूशन है, इस सिस्टम में हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट वाला सिस्टम था इसके पास हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो इसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। तो इन तीनों में केस में हम सॉल्यूशन निकालेंगे। सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, तो तीनों मेथड से निकालेंगे, सॉल्यूशन सेम आएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास क्या है, 2x + 3y + 4 = 0 और 2x - 3y + 6 = 0। तो करना क्या है आपको, पहले आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो ये मेथड है क्या, बेसिकली कैसे अप्लाई करना है आपको, किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप निकाल लें। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लें इसको, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, 2 मान लें। किसी भी एक इक्वेशन से मान लें कि फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 से निकाल लो, 2 से निकाल लो, इट्स अप टू यू, लड़ाई नहीं करनी है। फ्रॉम इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें, इक्वेशन 1 से निकालें कि 2x + 3y + 4 = 0। तो आपने क्या करना है कि 2x = इसको आप लेके इधर -4 और -3y, ठीक है, और x की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। x बराबर क्या हो जाएगा, -4 - 3y / 2।
तो आपने ये एक्स की वैल्यू निकाल ली। चाहे तो इसको और कर लें कि माइनस आप बार कॉमन ले लें, 4 + 3y/2। अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स, इस इक्वेशन से निकालना ना आपने, इसमें रख दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 पे रख दो, इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे रख दो। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2। तो आप क्या करेंगे, 2 तो आपने बाहर, इक्वेशन किस में रख रहे हैं आप, 2 में रख रहे हैं, इक्वेशन 2। तो 2 एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, माइनस का 4 + 3y/2। ठीक है, ये तो आपने एक्स की जगह प्लेस कर दिया, और प्लस का 3y और प्लस का 4 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, 0। तो ये 2 से आपका ये वाला 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा क्या आपके पास जो बचा वो बचा माइनस का 4 माइनस का 3y और माइनस का 4 माइनस का 3y और प्लस का 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अच्छा, ये माइनस का 3y है और 4, तो यहाँ पे क्या रखा आपने, माइनस का, अच्छा ये माइनस, तो ये भी माइनस है आपके पास, एक्चुअली ये भी माइनस है क्योंकि आप दूसरी इक्वेशन में रख रहे हैं ना। ठीक है, तो ये भी माइनस हो गया आपके पास। तो ये कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, माइनस का 4 माइनस का 6y प्लस का 4 इक्वल्स टू 0, प्लस का 6, ये प्लस का 6 है आपके पास, है ना, क्या है, प्लस का 6। तो यहाँ से क्या मिला आपके पास, ये मिला यहाँ से माइनस का 6y और यहाँ पे बचा प्लस का 2, उसे बराबर से दे रहे कि वो आ गया माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 2/6, जो y का कोफिशिएंट है वो 2 की डिवाइड में 2/6, दैट इज इक्वल्स टू 1/3, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो y की वैल्यू 1/3 आ गई। अब y की वैल्यू जो 1/3 आई है वो आप क्या कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y और पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2। ये आपके ऊपर है, किसी भी, ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी इक्वेशन में रखना चाहें। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो वो हो गया आपके पास 2x + 3, y की वैल्यू हो गई थी आपके पास 1/3 और प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया कि 2x इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 यानी कि 1 आ गया, ये आ गया आपके पास प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1 + 4 इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस का 5/2। ये प्लस का 5 था, इधर आके माइनस हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, माइनस के 5/2। तो x की वैल्यू आ गया आपके पास माइनस का 5/2, y की वैल्यू आ गया आपके पास 1/3। ये सॉल्यूशन है आपके पास, ये क्या आपके पास सॉल्यूशन है। चाहे तो आप ये सॉल्यूशन आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका सॉल्यूशन सही आया नहीं आया। भाई x की जगह अगर -5/2 रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए, बेसिकली इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो 2 × -5/2 + 3 × 1/3 प्लस के 4 इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 के बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो दिक्कत है। देखो ये 3 कितना हो गया, 1 + 4 5, ये -5 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये सब कट के क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब आपका सोल्यूशन क्या है, बिल्कुल सही आया है ना। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोगों को सोल्यूशन करना समझ में आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले हम स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टडी कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन को लेंगे और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 वेरिएबल है आपके पास, एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और उस एक वेरिएबल की वैल्यू को आप क्या करेंगे, किसी दूसरी इक्वेशन में उसी वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे।
और उसी वेरिएबल की जगह पुट कर देंगे तो आपको क्या होगा कि एक वेरिएबल में इक्वेशन बन के आएगी। तो यहाँ से आप उसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो y एक दूसरे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकल आएगी। जैसे y की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ से 1/3। अब ये 1/3 y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन एक में पुट कर लें आप, जैसे कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लें, तो इससे क्या होगा कि आपके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल आएगी। तो ये जो दो वेरिएबल की वैल्यू आई x और y, ये आपका सॉल्यूशन हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का इनटू वेरिएबल। तो ये तो आपका था किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब हम बात करें कि इसी सॉल्यूशन को आपको निकालना है किससे, एलिमिनेशन मेथड से। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड को सीख लेते हैं कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे काम करना है ना। तो देखो एक ही वीडियो में हम पूरा फंडामेंटल सीख लेंगे, इसके लिए हमें अलग अलग वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आप जो चैप्टर के पीछे का जो पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पूरा जो उसका बेसिक है, फाउंडेशन है, वो आप एक ही वीडियो में सीखेंगे। तो सेकंड में हमने सीखना है एलिमिनेशन मेथड, है ना। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो अगर एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो इसमें क्या करना है, ये अपने नाम से ही बता रहा है, एलिमिनेट करना, यानी कि इसमें एलिमिनेट करना है। दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो और दूसरे वेरिएबल में आपका जो बचेगा उसे सॉल्यूशन निकाल लो। तो जैसे कि ये आपके पास है, ठीक है, 2x + 3y + 4 = 0 और 2x - 3y + 6 = 0। तो आपने क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो ये तो आप जोड़ के कर लें, दोनों इक्वेशन को इकट्ठा कर लें। देखो अगर हम जोड़ दें दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, +3y है -3y है, ये क्या हो गया, इससे कैंसिल हो गया जोड़ने पर। और ये क्या हो गया, 2x कितना हो गया, 4x, ठीक है। ये 4 + 6 कितना हो गया, 10 = कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे 4x बराबर क्या हो गया आपके पास, माइनस का 10 और x बराबर क्या आ गया आपके पास, यहाँ पे x बराबर आपके पास आ गया -10/4। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ये आ गई 2 से काट दो, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, तो -5/2। एक वैल्यू तो आपकी x की आ गई जो कि आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी ये निकाली थी। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशंस। मैंने पहले 1 में रखा था, अब 2 में रख दूँ, इन इक्वेशन 2, ठीक है। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है कि आप किस इक्वेशन में रख के दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो मैंने क्या है, दूसरी इक्वेशन से निकालना चाह रहा हूँ। तो x × -5/2, की वैल्यू रखनी है मुझे दूसरी इक्वेशन में। तो -3y + 6 = क्या हो जाएगा, 0। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -5 बचा और -3y + 6 = क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे हो गया -5 और +6, तो ये हो गया -3 और +1 = क्या हो गया, 0। और -3y = क्या हो गया, -1 और y = क्या हो जाएगा, 1/3। y = क्या हो जाएगा, 1/3। तो देखो y और x और y की वही वैल्यूज़ आपके पास आगे निकल के जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाली थी। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेथड अलग अलग है। एलिमिनेशन मेथड में आपको एलिमिनेट करना है किसी एक वेरिएबल को, दूसरा वेरिएबल बच जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, किसी एक इक्वेशन से, यहाँ से 2 इक्वेशन से आप एलिमिनेट करके निकाल रहे हैं, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल, एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देनी है, ठीक है। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये एलिमिनेशन मेथड है। आंसर दोनों सेम आएगा, बल्कि आंसर तो तीसरे मेथड से भी सेम ही आएगा, है ना, बस मेथड में फ़र्क है। अब देखो हम तीसरा मेथड सीखते हैं कि तीसरे मेथड से सेम आंसर हम कैसे निकालें। x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, है ना, विद द हेल्प ऑफ थर्ड मेथड। थर्ड मेथड आपके पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बेसिकली होता क्या है कि सबसे पहले हम उसे इस फॉर्म में लिखते हैं, x y -1, यहाँ पर लिखते हैं b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। बात समझ रहे हैं ना, हमारे पास 3 कोफिशिएंट है ABC टाइप के, है ना। तो इसमें क्या करना है आपको, सर्कुलर चलना है।
यानी कि आप चले बी से सी पे चले, सी से ए पे आए और फिर ए से बी पे गए, बी सी ए बी, बी सी ए बी। ठीक है, एक आपको राउंड क्लियर करना है, जिस पॉइंट से शुरू होना है उसी पॉइंट से ख़त्म करना है। तो बी पहले लेंगे, बी सी ए बी, फिर आपको क्या करना है, इनके कोफिशिएंट लिख लें। ठीक है, इनके कोफिशिएंट जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x, और b1 के आपके पास लिख दो 3, b2 क्या है -3, और c1 के आपके पास 4, और c2 के आपके पास 6। अच्छा y, इसके बाद आप चले a1 a2 यानी कि 2 2 -1, और b1 b2 का मतलब है 3 -3। तो जब आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है कि x डिवाइडेड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, जैसे कि आपने नाम से कहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो b1 c2 और माइनस b1 c2 माइनस c1 b2। ठीक है, चलिए मैं एक बार जनरली भी लिख देता हूँ कि आपने करना क्या है कि b1 c2 की मल्टीप्लाई करनी है, फिर माइनस का इस्तेमाल करना है b2 c1। एक बार तो डायगोनल देन माइनस एंटी डायगोनल प्रोडक्ट, डायगोनली प्रोडक्ट माइनस एंटी डायगोनली प्रोडक्ट। ठीक है, और y इक्वल्स टू आप क्या करेंगे c1 a2 और माइनस c2 a1। तो इसमें कर लिया आपने c1 a2 और माइनस c2 a1। उसके बाद आप क्या कर ले -1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये काम कर लेंगे आप पहली फुर्सत में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए करते हैं यहाँ पे, यानी कि x अपॉन b1 c2 ये यानी कि 3 × 6 कितना हो गया 18। ठीक है, माइनस 3 × 4 कितना हो गया -12। तो ये तो आ गया x के नीचे, y के नीचे आ जाएगा c1 a2 यानी कि c1 a2, ये भी हो गया c1 a2 यानी कि 8 हो गया। देन माइनस c1 a2 a1 c2। ठीक है, कितना हो गया आपके पास 12। देन -1, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास माइनस का 6, देन माइनस प्लस का 6, 3 to the 6, बल्कि माइनस का 6 हो जाएगा ये, है ना, माइनस का 6 देन माइनस का 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या मिलेगा x अपॉन ये हो गया कितना 30, और y अपॉन कितना हो गया माइनस का 4, और -1 अपॉन कितना हो गया माइनस का 12। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब आपको यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एक बार इस वेरिएबल को इस कांस्टेंट टर्म के बराबर रख देंगे। इसमें क्या है, इक्वलिटी चल रही है, ये इसके बराबर है, ये इसके ही बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके भी बराबर है, ये इन दोनों के बराबर है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, यानी कि x/30 जो होगा वो 1/12 के भी बराबर होगा। x/30 किसके बराबर होगा, वो 1/12 के बराबर होगा। तो ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x बराबर क्या आ जाएगा 30/12, 30/12। तो 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 पंजा 30। अच्छा माइनस रहेगा यहाँ पे 6 पंजा 30। ठीक है, तो एक माइनस का कहीं पे गड़बड़ हमने किया है, तो माइनस का 6 हो गया, देन माइनस का 6 हो गया। तो ये वाला माइनस नहीं रहेगा, फिर यहाँ प्लस रहेगा अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि माइनस का 5/2 आएगा तो ये प्लस आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस का 1/12, तो ये आ जाएगा माइनस के 5/2। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई माइनस का 5/2। तो x की वैल्यू निकाल ली, वही आई जो आपने पहले मेथड से निकाली थी। तो अब y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू आपकी ये देगा, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे इन दोनों से, ये हो जाएगा y/-4 इक्वल्स टू माइनस का 1/12। तो इस 1 से ये इस माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल्स टू 4/12। तो y इक्वल्स टू 4/12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो y की वैल्यू आई कितनी 1/3। देखो वैल्यू वही आनी है, वैल्यू आपके पास
वही आनी है, मेथड आप कोई सा भी अप्लाई करें। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा अब तक? हमने ये पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, और उनका ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है, और उनके सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, सॉल्यूशन रखेगा नहीं रखेगा, वो कैसे पहचानेंगे, और सॉल्यूशन रखेगा तो वो किस तरह का रखेगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखेगा या नो सॉल्यूशन रखेगा, वो भी हमने मैथमेटिकली स्टडी किया। और अगर सॉल्यूशन है तो वो किस तरह से निकालेंगे, किससे मेथड से निकालेंगे, तो उसके लिए हमने 3 मेथड स्टडी किए। ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड आपका। और इसी बैकग्राउंड के चलते हमें सीखना है कि, बल्कि थोड़ा पहले सीखना था कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ कैसे बनाने हैं। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में जब आप बैठें तो आप ग्राफ पेपर लेके बैठें, तो ग्राफ पेपर में मैं बताऊंगा कि ग्राफिकली सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ग्राफिकली आप सॉल्यूशन से कैसे निकालेंगे। ठीक है, ग्राफ पेपर पे ये तो आपने मैथमेटिकली निकाल लिए, ग्राफिकली भी पढ़ेंगे इसको, कि ग्राफ बना के देखेंगे कि आप ग्राफ बना के बता सकते हैं कि बिना सोल्व करे इसका सोल्यूशन कहाँ पे होगा और वो क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, और ये हमारे इस चैप्टर का फंडामेंटल था, फाउंडेशन था। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज वाइज सब सवाल सोल्व करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, दैट इज़ टुमारो। और चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।